राजा पृथ्वीराज झील के पास किसी का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही एक ऑफ रोडर जीप पर आईजी सुरेश व डॉक्टर राजेश अरोड़ा आते दिखाई दिए। जीप राजा पृथ्वीराज के पास आकर रुकी। उसे डॉक्टर राजेश अरोड़ा ड्राइव कर रहे थे। पृथ्वीराज पीछे की ओर बैठ गए। उस जीप में बस ये 3 लोग ही थे। जीप तेजी से जंगल के अंदर बने रास्तों पर चलती। रास्ते में पड़ते चेक पोस्ट को पार करते हुए वो जीप तेजी से आगे बढ़ने लगी। जंगल के बीच जाती ये रोड कुछ सालों पहले ही बनी थी, इसीलिए जंगल पार तथा झील के दूसरी तरफ बसे कस्बे और गांव में कनेक्टिविटी बढ़ गई थी। साथ ही जंगल में रहने वाले वनवासियों के लिए भी सुविधा हो गई थी। क्या तुम्हें उस स्थान की याद अभी भी है? हम कई सालों बाद वहां जा रहे हैं। जीप चलाते हुए डॉक्टर अरोड़ा से सुरेश ने पूछा। बिल्कुल एकदम से जीपीएस की तरह मेरे दिमाग में बैठी हुई है वो लोकेशन। ऐसी चीजें भूलती हैं क्या? मैंने सुना है कि उधर कोई चर्च भी बन रहा है। सुरेश ने इस बार राजा पृथ्वीराज से सवाल किया। मैंने भी सुना है, जसोमत बता रहा था। मुझे भी पहले बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर फॉरेस्ट विभाग और सीएम ऑफिस में बात की तो पता चला कि उनके पास केंद्र से क्लियरेंस है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ले गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाकर उनके हक में ही फैसला दिया। हाँ, एक चर्च के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक जाके फैसला दिया। वाह भाई वाह, डॉक्टर राजेश अरोड़ा ने व्यंग्य किया। हाँ, तो बात भी तो 2010 की है, सुरेश ने कहा। थोड़ी दूर पक्के रास्ते पर चलने के बाद डॉक्टर राजेश अरोड़ा ने जीप रोक दी और जंगल के पहाड़ी हिस्सों को देखते हुए रास्ते का अंदाजा लगाने लगा। फिर उसने जीप आगे बढ़ा ली। थोड़ी दूर जाने पर उसे पक्के रास्ते से कटा हुआ एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया और उसने जीप उस रास्ते पर डाल दी और फिर उसने जीप रोक दी। आगे बड़ी बड़ी लोहे की सलाखों से बनी बाउंड्री के साथ एक बड़ा गेट लगा हुआ था। गेट के पीछे एक बहुत विशाल कैथीड्रल खड़ा था। गेट पे लिखा हुआ था कैथीड्रल ऑफ न्यू लाइट। तो ये है वो चर्च, एक कैथीड्रल। ये तो बहुत बड़ा है, ऐसा तो राजधानी में भी नहीं होगा। राजा पृथ्वीराज ने आश्चर्य से कहा। जमीन कब्जा रखी है और क्या, यही इनका मेन मिशन होता है, डॉक्टर अरोड़ा ने कहा। फिर वो जीप से उतर गया और बाउंड्री के साथ चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और चेहरे पर हैरानी के भाव लाते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है। हमारी अंबिका से जहां मुठभेड़ हुई थी और पृथ्वी ने उसे जहां मारा था, ठीक उसी जगह पर ये कैथीड्रल बना हुआ है। तुम्हें पक्का भरोसा है अपनी याददाश्त पर? सुरेश ने पूछा। लेकिन डॉक्टर अरोड़ा के कहने से पहले राजा पृथ्वीराज बोल उठे। ये सही कह रहा है, रास्तों से तो मैं नहीं बता सकता था, लेकिन यहाँ पहुंचकर मैं इस जगह को पहचान रहा हूँ। ये एकदम वही जगह है और ये कैथीड्रल भी उस श्राइन के ऊपर ही बना हुआ है। कुछ देर तक वो वहीं खड़े कैथीड्रल को देखते रहे। फिर डॉक्टर अरोड़ा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, चलो भीतर चलते हैं, अरे जरा देखे तो समझे तो माजरा क्या है। सुरेश ने उसकी इस बात को सिर हिला के सहमति दी और राजा पृथ्वीराज की ओर देखा। राजा पृथ्वीराज ने भी मूक सहमति दे दी और वो तीनों गेट की ओर बढ़ने लगे। गेट पर कोई गार्ड नहीं था। उन्होंने गेट को खोला और कैथीड्रल की ओर बढ़ चले। अरे अरे, कौन हो तुम लोग? इस तरह कहाँ घुसे चले आ रहे हो? एक सफेद और लाल लबादा पहने हुए व्यक्ति ने उन्हें रोकते हुए कहा। सुरेश ने तुरंत अपना आईडी कार्ड निकाला और उसको दिखाते हुए कहा, हम यहाँ इस कैथीड्रल के मुख्य पुजारी से मिलने आए हैं। लेट देम कम संतोष। कैथीड्रल के गेट पर खड़े एक प्रभावशाली आदमी ने कहा। यह एक लंबा चौड़ा विदेशी नस्ल का आदमी था। इसने लाल रंग का लबादा पहन रखा था, जिसके बॉर्डर पर सफेद पट्टी पड़ी थी। सिर पर भी इसी कलर कॉम्बिनेशन का एक लंबा मुकुट सा था। सफेद पट्टियों के बाहर 2 पतले काले आउटलाइन में कई तरह के चिन्ह बने हुए थे। इस पूरे कैथीड्रल में दूसरे चर्चों या धार्मिक स्थल के विपरीत कोई धार्मिक निशान नहीं दिख रहा था।
राजा पृथ्वीराज की नजरें दरवाजे के ऊपर बने एक विशाल रोशनदान पर पड़ी और उस पर बने चिन्ह को देख वो चौंक से गए। ये वैसा ही पेंटागन जैसा चिन्ह था जो उन्होंने अभय के साथ उस गुफा में देखा था। हेलो फादर, मैं आईजी सुरेश। सुरेश की बात को काटते हुए शख्स ने कहा, मैं आपको जानता हूं ऑफिसर, और न सिर्फ आपको बल्कि आपके साथ आए हुए डॉक्टर अरोड़ा को भी और हिज हाइनेस राजा पृथ्वीराज को भी। मैं हूं इस कैथीड्रल का आर्च बिशप अजालो मनायल और आप सबका यहां स्वागत करता हूं। किस तरह का चर्च है ये, और आबादी से इतनी दूर जंगल के बीचों बीच क्यों बना है? राजा पृथ्वीराज ने सवाल किया। इस सवाल का जवाब तो आप सभी जानते हैं। क्या आप भूल गए ये कौन सी जगह है? सालों पहले आप तीनों ने ही एक चर्च के साथ मिलकर यहां 2 चुड़ैलों का आतंक समाप्त किया था। वो तीनों आर्च बिशप की बात बड़े गौर से सुन रहे थे। और यहां पर एक श्राइन था, उन चुड़ैलों का श्राइन। ये कैथीड्रल यहां पर उस श्राइन पर ही बना है, और हम यहां उस ईवल श्राइन के पाप के प्रभाव को फैलने से रोकते हैं, और इसलिए यहां पर ये विशाल कैथीड्रल का निर्माण किया गया है। बड़ी ही हैरत की बात है, हमें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं हुई, डॉक्टर अरोड़ा ने कहा। मुस्कुराते हुए आर्च बिशप ने आके कहा, क्योंकि आप सब लोगों के लिए यह घटना मात्र एक बुरा सपना था जिसे घट जाने के बाद आप सभी भूलना चाहते थे। लेकिन हमारी संस्था के ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है, इस संसार को पाप शक्तियों से बचाने की जिम्मेदारी, और वो आप करते हैं भोले भाले लोगों के विश्वास को तोड़कर उन पर अपना विश्वास लाद कर। हाँ, सुरेश ने तीखा व्यंग किया। आप हमें उन दूसरे चर्च और उनके मिशन का हिस्सा समझ रहे हैं ऑफिसर। हम उनसे अलग हैं, हम किसी के भी विश्वास को तोड़ते या आहत नहीं करते हैं। आप खुद इस कैथीड्रल को देखिए, हमें देखिए, क्या हमने कोई धार्मिक चिन्ह धारण कर रखा है? हम उनसे अलग हैं। हम मानते हैं कि अलग अलग विश्वास होते हुए भी हम सब मनुष्य एक ही हैं। आप कह रहे हैं कि उस श्राइन के ऊपर ये कैथीड्रल बनाकर आपने उसकी शक्तियों को रोक रखा है, तो फिर हमारे क्षेत्र में हत्याएं और रहस्यमय घटनाएं क्यों हो रही हैं? राजा पृथ्वीराज ने संदेह व्यक्त किया। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यह अपराधी तत्वों का काम है, आर्च बिशप ने कहा। आप खुद देखिए, उन चुड़ैलों के साए में जब ये श्राइन था तब इस क्षेत्र में पाप शक्तियां कैसे उधम मचाती थी, और अब जब उन चुड़ैलों के साए से ये श्राइन निकल गया है तो उन पाप शक्तियों का भी अंत हो गया है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कोई आदमी या गिरोह ही उन पुरानी घटनाओं से इंस्पिरेशन लेकर उन्हें रिक्रिएट कर रहा है, अब उसका मकसद जो भी हो। आर्च बिशप ने उन्हें अपनी थ्योरी दी। आर्च बिशप की इस बात पर वो तीनों थोड़ी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो तीनों वापस अपनी जीप की ओर बढ़ चले। तो क्या कहते हो इस बारे में पृथ्वी? डॉक्टर अरोड़ा ने सवाल किया। वो श्राइन तो खैर यहाँ था, और ये भी सही है कि उन दोनों के लिए इस श्राइन का कोई मतलब था, राजा पृथ्वीराज ने कहा। लेकिन फिर भी मेरा मन उन्हें क्लीन चिट देने का नहीं कर रहा है। वैसे एक बात है, अभी मिली लाशों में और उस समय मिली लाशों में समानता तो थी, लेकिन एक बड़ी बात मैं इग्नोर कर गया था। अभी हुई घटनाओं में पहले हुई उन घटनाओं की तरह अमानवीय शक्ति का कोई निशान नहीं है। वो महिला सरला व विदेशी हरमन याद है, वैसी नृशंसता अभी तक देखने को नहीं मिली है। डॉक्टर अरोड़ा ने अपना व्यू रखा। तभी डॉक्टर अरोड़ा ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। सामने थोड़ी दूर पर साधना मैडम खड़ी हुई थी। उनके साथ बाइक के पास एक युवक बैठा बाइक का इंजन चेक कर रहा था। डॉक्टर अरोड़ा ने गाड़ी उनके पास जाकर रोक दी और बोला, अरे साधना मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह हेलो जेंटलमैन, मैं बस जरा दूसरी तरफ के कस्बे से लौट रही थी कि हमारी बाइक खराब हो गई। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी 1 घंटा लग सकता है।
बाइक के पास खड़े युवक ने कहा। ओह, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम लोग आपको छोड़ देते हैं, हम लोग भी उधर ही जा रहे थे। राजा पृथ्वीराज ने कहा। साधना मैडम ने उस युवक की ओर देखा जैसे उससे सहमति मांग रही हो। युवक ने भी सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। साधना मैडम पीछे राजा पृथ्वीराज के साथ ही बैठ गई और डॉक्टर अरोड़ा ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। वो युवक थोड़ी देर तक बाइक के पास खड़ा उन्हें जाता देखता रहा। फिर वो झुककर बाइक के इंजन को चेक करने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर तेजी से पलटा तो उसे एक देसी लड़की दिखाई दी। वो घबराकर बाइक को लेकर पीछे गिर गया। अरे अरे कहते हुए वो लड़की उसकी ओर आई और उसे उठाने लगी। कौन हो तुम? उस युवक ने हकलाते हुए पूछा। अरे कोई चुड़ैल नहीं हूं, इस कैथीड्रल की नन हूं। हंसते हुए उसने जवाब दिया। शायद तुम्हारी बाइक खराब हो गई है और इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी मदद की जाए। चलो इसे हमारी कैथीड्रल तक ले चलो, वहां पर गैराज भी है और सारे जरूरी टूल्स भी। तुम जल्द ही इसको ठीक कर लोगे। अब तक युवक थोड़ा नॉर्मल हो गया था। उसे उस लड़की की बात ठीक लगी। दोनों ने मिलकर बाइक को उठाया और फिर उसे लेकर वो दोनों कैथीड्रल की ओर चल पड़े। नन के साथ साथ चलते हुए उस युवक को कुछ अजीब सा लगा। उसने अपनी स्पीड थोड़ी धीरे कर ली, जिससे वो नन आगे निकल गई। उस लड़की की चाल ऐसी नहीं लग रही थी जैसे वो दो पैरों पर चल रही हो, बल्कि ऐसा जान पड़ता था मानो वो हवा में मंडराते हुए आगे बढ़ रही थी। उसने अपने पैरों से उसके लबादे पे हल्की ठोकर मारी और उस युवक के प्राण सूख गए। वहां पर कोई पैर नहीं थे, बल्कि सांप की पूंछ की तरह मांसल रस्सी जैसा जमीन पे सरक रहा था। युवक ने बाइक वहीं छोड़ी और तेजी से पीछे की ओर भागने लगा। उस नन के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उतरी और उसकी आंखों की पुतलियां अंधेरे से भर गई। कुछ ही देर में जंगल का वो हिस्सा उस युवक की हृदय विदारक चीख से गूंज उठा।